नाज़रीन, बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिजवी बरादरान गए कहां पे। उनके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कई लोग बड़े दावे के साथ कह रहे हैं जब हुकूमत बिल्कुल खामोश है और कोई चीज कहने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अफवाहें फैलेगी ना। फिर उन अफवाहों की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमात दर्ज करते हैं। अभी हुकूमत एक जाल बिछा रही है और एक ऐसा तरीकाकार कर रही है कि मैक्सिमम कमजोर किया जाए तहरीके लबैक को। और उन्हें यह लगता है कि कोई मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है आने वाले दिनों में, उस रद्द-ए-अमल को पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए। पहले इंटरनेट की बंदिश की एक बात पता चली, फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर जनाब लिस्टें बनाई गई, वो लिस्टें दी गई कि तहरीके लबैक के इन सारे बंदों को पकड़ लिया जाए। बहुत सारे लोग जो है वो अब बयान भी दे रहे हैं कि हमारा तहरीके लबैक से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सारा कुछ 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया। तहरीके इंसाफ एक खालिसतन जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। तहरीके लबैक का एक अलग तरह का तर्ज अमल रहा है जिससे कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कुछ उनके साथ हुआ ये जुल्म है, ये बर्बरियत है और ये एक जहालत है हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत ने की है। और जुल्म को रोका जाना चाहिए। मेरी बदतरीन मुखालफत रही इस जमात के साथ, बल्कि मेरी दूबदू लड़ाई भी हुई इनके साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं और मुझे कहना पड़ेगा कि इनको निहत्ते लोगों को घेर कर मारा गया। और उस वक्त मारा गया जब दुनिया को यह बताना था कि जनाब इसराइल के मामले में अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, क्योंकि पॉलिसी इसराइल के मामले में शायद ये हुकूमत की अब बदल गई है और पैगाम इसी नौयत का मुझे लगता है कि देना मकसूद था। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखें ये भाई दोनों गए कहां पे। एक तो जब कोई बंदा लापता हो जाता है तो फौरी तौर पर हेबियस की एक पिटीशन की जाती है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। अब थोड़ा बहुत एहतजाज सुनने में आ रहा है, कुछ जगहों पे हो रहा है तहरीके लबैक की जानिब से, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फैमिली की तरफ से भी एक खामोशी है। पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं वो भी सब अचानक गायब हो गए हैं और ये दोनों भाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले दिन जो इतलात आई वो ये कि एक भाई जख्मी है और दूसरा शायद वो भी जख्मी है। फिर इतला आई नहीं एक ठीक है, फिर इतला आई जी एक पकड़ा गया है, फिर इतला आई नहीं दोनों ही गायब है, दोनों पकड़े गए हैं। फिर इतला एक और दी गई कि जनाब ये साद रिजवी की ऑडियो ये सुन ले, वो भी जाली थी। फिर ये कहा गया जी कि दोनों भाई जो हैं उनका पता चल गया वो कहां पे हैं, अब उन्हें पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी और उनको वार्न किया जा रहा है कि गिरफ्तारी दे दें। फिर वो बात भी बाउंस बैक हो गई। तो मीडिया को डिफरेंट खबरें दी है। इस वक्त जिन्होंने इन दोनों भाइयों को उठा लिया है वो फर्दर प्लान बना नहीं पा रहे और वो ये चाह रहे हैं कि जब इन दोनों भाइयों को मंजरे आम पे लाया जाए या इनके बारे में मालूमात मंजरे आम पे लाई जाए तो मुमकिन जो रद्द-ए-अमल है इनकी जमात का उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए। लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद रियासती इदारे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आने वाले दिनों में रद्द-ए-अमल को कंट्रोल किया जाए और उसके लिए चीजों को भी छुपाया जा रहा है और कभी एक खबर चलवाई जाती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। अभी तक हकीकत सामने नहीं आई कि दोनों भाई हैं कहां पे। मेरी दानिश में जो मुझे समझ आती है, ऐसी सिचुएशन में बंदा हमेशा एजेंसियों के पास होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बंदा होता है और वो उसको गिरफ्तारी डालते हैं या उसको मंजरे आम पे जब लेकर आते हैं तो उससे पहले वो बंदोबस्त करते हैं कि ये मलबा उनके ऊपर ना गिरे या कम से कम इसका रिएक्शन ना आए। ये होता है और वो इसका मैनेज करते हैं, जाली मुकाबला करके, कोई और चीज करके, डिफरेंट चीजें इसके अंदर प्लान की जाती हैं। अब जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है। ये 3-4 पैगाम आते हैं जो इमरान खान साहब ने दे दिया ऊपर नीचे अपने एक ही स्टेटमेंट में, और खान साहब ने भी जो है वो छोटा गेयर लगा दिया, गाड़ी को फुल जोर में डाल दिया और अब तेजी से खान साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नई टीम के साथ। नई टीम परफॉर्म करती है नहीं करती, इनके बड़े टेस्ट हैं। यानी सुहेल अफरीदी का जो पहला टेस्ट है वो क्या है, इमरान खान से मुलाकात करना। वो उसने क्या किया मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इमरान खान साहब को सुने। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए ना ही इन पर कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद इबहाम पाया जाता। जैसे कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। ये रयान ग्राम एक जर्नलिस्ट है, ये वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत खिलाफ है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसके बहुत ही खिलाफ है, एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन उसने एक दिन पहले ये कहा था कि उसको तफसीलात बताई जाए और उसने अपना एक प्लेटफॉर्म हाजिर भी किया था कि इस पे बताएं तफसीलात जो लोग नहीं बता सकते पाकिस्तान में। ये अमरीकी जर्नलिस्ट है, इसने दावा किया कि 1000 से ज्यादा लोग इसमें कत्लेआम हो गया उनका। अब ये बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन है। देखें, जो लोग मेरे अपने सोर्स ने जिन पुलिस वालों से बात की
अब पुलिस वाले जो है वो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी कर रहे थे। जिन 3 मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने जो तादाद बताई वो कम से कम 60 बताई है एक बंदे ने, और जिसने ज्यादा बताई वो इतनी ज्यादा बताई कि मैंने वो डर के बारे वो बताई नहीं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कि एक अजीबोगरीब सनसनी फैल जाएगी कि पता नहीं वो मामला जो है उसकी तस्दीक हो सकती है या नहीं। तहरीके लब्बैक के जो मेन लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल मंजर से गायब हैं, कोई नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए। कत्लेआम की जुडिशियल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीक किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद अज नमाज जुमा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशियल कमीशन के क्याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। वही बात जो मैं कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, कोई नहीं बचेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सबको मारेगी, क्योंकि इनका वफाद इतना बड़ा है कि ये सबसे लड़ पड़ेंगे एक वक्त आएगा, और सारों को मारेंगे एक वक्त आएगा, बारी बारी मारेंगे। फिर जो पहले मार खाया हुआ होगा वो साइड पे होकर बैठ जाएगा, फिर नया मार खाएगा। लिहाजा मिलकर इनका मुकाबला करो, वरना ये बारी बारी सबको मारेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहां 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। तो मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क्याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इमरान खान तो कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल देकर रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दे, कुछ और कर दे। वो कह रहे मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस चाहे मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की रिहाई यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए बंदे को छोड़ते हैं फिर वापस बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूं और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूं, इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूं। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में $15 अरब की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया। यानी वहां पे इंडियंस ट्रेंड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेंड नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे $15 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। तो भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है। पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। यानी हमने जो जंगें लड़ी है 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 डेढ़ हफ्ता, इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं। अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की, पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहां उलझा के रखेगा। आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में वजन नहीं होगी, और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों को बना नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं, किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। नाजरीन, अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो बड़ा टास्क होगा सुहेल अफरीदी के लिए वो होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो काम किया सुहेल अफरीदी ने आईजी को तलब किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं। उन्हें बुलाकर पूछा कि सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। अब यह काम तो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाने के लिए कह दिया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि जमा कराओ जनाब रिपोर्ट, बताओ सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ना, जो पश्तून लोग हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं, और मेहमानों के लिए तो वो जान भी देते हैं, मेहमानों का वो ख्याल भी रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा या बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रहा तो ज्यादातर मैं पश्तूनों के पास रहा हूं, और भी बाकी सबकी भी मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन वो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मैं डर के बहुत सारी जगह छोड़ देता था कि मेरी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुश्किल में मैं नहीं डालता था। तो ये इनका तो ये रवैया होता है पश्तूनों का।
अब वहां से एक औरत उठाई जाए उनके पास से जो उनकी मेहमान है, तो ये सबसे पहला जो ऑर्डर दिया उसने ये दिया कि जनाब तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाए आईजी खैबर पख्तूनख्वा। सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा एक टास्क है वो इमरान खान से मुलाकात करना है। गंडापुर साहब कहते थे कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन मैं इसमें मानता नहीं था कि गंडापुर साहब अगर चाहें और उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन गंडापुर साहब ने लगातार कहा कि मेरी मुलाकात होने नहीं दी जाती। अब सुहेल अफरीदी आए हैं और मैं ये जानता हूं कि कोशिश की जाएगी कि इनकी मुलाकात ना हो, लेकिन एक वजीर आला ना मिल पाए यह मुमकिन नहीं है। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, ये उसको टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास ऐसे 100 रास्ते हैं जिनसे वो इमरान खान साहब से मिल सकता है। दबाव कैसे डालना है, कैसे बढ़ाना है, अब जिस सीट के ऊपर सुहेल अफरीदी बैठे हैं वो सीट उन्हें खुद बताएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो देंगे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होनी है, खासतौर पर इसकी इजाजत जो है वो कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आएगी। वफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों को, यानी चचा और भतीजी दोनों को मुरासला अरसाल कर दिया गया है और यह कहा गया कि मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। ये कोई इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने आगाह किया है कि सुहेल अफरीदी आएंगे और आकर मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं मुलाकात उन्हें करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। नाज़रीन, एक चीज देखें, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझकर खराब किया गया है और लगातार खराब किया गया है और प्लानिंग के साथ खराब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, इमरान खान साहब हों, फजल रहमान साहब हों, पीटीआई के लोग हों, अमन पासून के लोग हों, पीटीएम के लोग हों, अवाम हों, ताजिर हों, नौजवान हों, ये सब लोग चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, खबरदार करते रहे कि ये जो काम किए जा रहे हैं इन घिनौनी हरकतों से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो जाएगा, हालात बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया और आज खैबर पख्तूनख्वा को वहां पहुंचा दिया गया है जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक है और अफगानिस्तान के साथ भी हालात खराब कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ लगातार जो ज्यादतियों का सिलसिला वो तो जारी है। एक तो जो केस चल रहा है तोशाखाना 2, उसमें इमरान खान साहब के वकील ने कहा जज को कि जनाब समाअत जरा मुलतवी कर दें एक आधे दिन के लिए। उसकी वजह यह है कि 16 तारीख यानी आज के दिन में इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है 10 महीने के बाद, अलकादर वाला जो उन्होंने अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जनाब मेहरबानी करें, आप समाअत मुलतवी करें ताकि अलकादर वाले केस में जाकर हम वहां पे काम करें, इमरान खान साहब को जमानत हो जाएगी। लेकिन गेम क्या डाली गई, अब पता चला जनाब के रात गए कि अलकादर केस के अंदर अपडेट यह है कि समाअत मनसूख कर दी गई है। यानी 16 तारीख को जो समाअत होनी थी इमरान खान साहब की, वो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनसूख कर दी गई है, जबकि तोशाखाना 2 में फिर तारीख दे दी गई है कि जनाब इधर है। तो मैंने आपको पहले बताया था और बहुत पहले बताया था कि इमरान खान साहब को तब तक अलकादर केस के अंदर जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी दूसरे केस में उन्हें सजा नहीं हो जाती, क्योंकि अलकादर वाले केस में अगर इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो वो रिहा हो जाएंगे। लिहाजा उनको रिहा होने से रोकने के लिए जरूरी है कि किसी और केस में पहले उन्हें सजा दी जाए। और उसमें सबसे बेहतरीन केस इस वक्त जो रियासत को लगता है या इदारों को या एस्टेब्लिशमेंट को लगता है वो तोशाखाना 2 है, जिन पर उन्होंने पूरा जोर डाला हुआ है। टेक्निकल बुनियादों पर तो ये केस फारिग हो गया, इसके पल्ले कख नहीं बचा, लेकिन फिर भी इसको खींच रहे हैं और इसी के जरिए इमरान खान साहब को जेल में रखने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से। अब कोई खिचड़ी तो पक रही है कि उनकी मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और इसाक डार भी जाकर मिले हैं। मीडिया को तो नहीं बताया जाएगा कि इनके बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, लेकिन दो चीजें हैं, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के मामला हैं और इसके अलावा आने वाले दिनों में एक्सटेंशन है। लिहाजा एक टेंशन का माहौल एक्सटेंशन से पहले बन जाता होता है, उसी माहौल से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा जनरल आसिफ गफूर एक हुआ करते थे DGISPR, एक मरतबा उन्होंने कह दिया था रिजेक्टेड हुकूमत के एक अमल के नतीजे में, और उनके ऊपर इतनी शदीद तनकीद ली कि उन्हें अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा, उन्हें माजरत करनी पड़ी और उनको बड़ी सुर्खी हुई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने रोला डाल दिया था, सारे तत्ते तवे पे बैठ गए थे और ठीक था, होना भी यही चाहिए था कि एक DGISPR जो एक सरकारी मुलाजिम है उसकी जुर्रत कैसे हो कि वो रिजेक्टेड बोले एक अवाम की मुंतखब हुकूमत के सामने। बात तो ठीक है, उसूल की बात है, अब पसंद कभी हमें आती कभी नहीं आती, लेकिन यह है कि बात ठीक है। अब एक और DGISPR अहमद शरीफ वो ये कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है, अवामी मुंतखब नुमाइंदा या अवामी मैंडेट के हामिल लोगों का एक फैसला है और DGISPR कहते हैं जी हमें कबूल नहीं है। इसमें पाकिस्तान के मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी ज्यादा रोला नहीं डाला। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं या दोनों हो सकती हैं। एक तो यह है कि ये अब मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ उलझना नहीं चाह रहे, काम तो हो गया, क्या उलझना इनसे। और दूसरा मुझे लगता है कि अब वो उनको अहमियत ही नहीं देते, उन्हें लगता है बोलते रहे जो करना है करें, हम अपना काम करेंगे, हमारा तो काम हो गया। या ये दोनों वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये एक पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक ऐसी डिवाइड नजर आई, एक ऐसी मुनाफकत नजर आई कि एक वक्त में जब PDM की जमातों के खिलाफ कोई चीज आती थी तो सारे हक के साथ खड़े हो जाते थे कि नहीं यार ये ज्यादती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, बात भी ठीक है। लेकिन आज वही चीज जब इमरान खान के खिलाफ होती है तो कोई खड़ा नहीं होता। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के मीडिया को, अदलिया को, तमाम इदारों को इतना अंडरमाइन कर दिया, इतना दबा दिया है कि बेड़े ही गर्क करके रख दिया है। अब मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के चक्कर में ये लोग पड़ गए। अदलिया पहले ही तबाह है, मजीद तबाही के लिए 27वीं आईनी तरमीम के चक्कर में पड़ गए और उसमें मुबैना तौर पर यह चीजें सामने आ रही हैं कि शायद इस तरमीम के अंदर
जजेस का जो तबादला किया जाता है मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, ये जज उठा के उधर, वो वाला उठा के उधर, वो वाला उठा के उधर, इसमें पहले जज की मर्जी ली जाती थी। यानी जस्टिस जोगर को लाया गया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मर्जी से आए, बाकी जजेस लाए गए मर्जी से आए। लेकिन अब जज को उसकी मर्जी के बगैर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा। यह करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 200 है और इसके चक्कर में पड़ गए 27वीं आईडी तरमीम में कि जनाब इस्लामाबाद के जो 5 जजेस है ना, ये 5-6 जजेस, इनसे जान छुड़ाओ, इनको निकालो यहां से और उनको भेजो जहां दिल करता है। फिर जज के बाद वही ऑप्शन होंगे, या तो नौकरी छोड़ दे या फिर चुप करके सर फेंक के जहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है उस सूबे में, उस हाई कोर्ट में, उस इलाके में वो चला जाए। तो अब ये अगली तरमीम है जिसकी कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बिलावल जरदारी साहब की और उनकी पार्टी की तबीयत पे बड़ा नागवार गुजरा जब बिलावल हाउस लाहौर के अंदर सिक्योरिटी हुकूमत कहती है हमने तब्दील की है, वो कहते हैं सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो इसके ऊपर जनाब उन्होंने कहा ये इंतहाई संगीन कदम है, भड़क उठी पीपल्स पार्टी और इंतहाई बरहम हुई पीपल्स पार्टी। आप अंदाजा करें, ये पीपल्स पार्टी कभी भी चीनी के स्कैंडल पे बरहम नहीं हुई, गंदम पे बरहम नहीं हुई, महंगाई पे बरहम नहीं हुई। ये कभी भी बिजली, आटा, चीनी, घी, दालें, आम आदमी के लिए गैस, पेट्रोल की कीमत, इन पे कभी बरहम नहीं हुई। इंसानी हकूक की पामालियों पे कभी बरहम नहीं हुई। 2 नंबरियों और फ्रॉड के ऊपर कभी बरहम नहीं हुई। असेंबली के ऊपर हल्ला बोल दिया मुसल्लह अफराद ने और वहां से एजेंसियों के लोग एमएनएस को उठाकर ले गए, इस पे वो कभी बरहम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी इधर उधर हुई है, जहां पे बिलावल मौजूद भी नहीं है, तो इस पे पीपल्स पार्टी शदीद और इंतहाई बरहम हो गई। ये है इनकी अवामी सियासत और ये है इनकी औकात। अवाम इसको समझ ले। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।